गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने जो काव्य सीखी है पर्वत प्रदेश में पावस, जो सुमित्रानंदन पंत इनके कवि थे, तो इसकी हम एक्सरसाइज देखेंगे यानी कि प्रश्नोत्तरी। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो हमने काव्य में देखा है कि पावस ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु, तो पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से फेरफार आते हैं। तो पावस ऋतु में है ना, फूल खिलते हैं, हरे हरे पर्वत पे हरे हरे पेड़ दिखते हैं। तो पावस ऋतु में प्रकृति में जो पर्वत के ऊपर जो बड़े बड़े पौधे हैं वो छोटे से बड़े हो जाते हैं, तालाब में पानी दिखता है, बारिश होती है रिमझिम रिमझिम, ऊपर से बादलों की वर्षा होने से झरने नजर आते हैं। तो ऐसे कई फेरफार यानी कि कई परिवर्तन होते हैं। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। जो आप है ना, ये मैंने जो एक्सप्लेनेशन की थी उसमें भी देख के लिख सकते हो, और मैं अभी एक्सरसाइज करवा रही हूँ उसमें से भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, मेखलाकार शब्द का अर्थ क्या है? कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है? मेखलाकार यानी कि जैसे मैंने जैसे काव्य में समझाया था वैसे, तो मेखलाकार शब्द का अर्थ है कमरबंदी, यानी कि कमर में बांधने वाली जो बंदी होती है वो। तो कमर में बांधने वाली बंदी को मेखलाकार शब्द बोलते हैं, मेखला। कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है? क्योंकि पर्वत पे परिवर्तन होते हैं वर्षा ऋतु में। तो कैसे परिवर्तन होते हैं? फूल पौधे बड़े होते हैं, पेड़ खिलते हैं, हरे बन जाते हैं। तो ऐसे पर्वत फिर कैसा दिखता है? ऊपर नीचे ऐसे मेखला जैसा बन जाता है। इसलिए मेखलाकार शब्द का प्रयोग यहाँ पर्वत प्रदेश पे किया है कि वर्षा ऋतु में जो पर्वत है उसका आकार मेखला जैसा बन जाता है। इसलिए कवि ने मेखलाकार शब्द का प्रयोग इस काव्य में किया है। सहस्त्रदृग सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा? तो यहाँ देखो, सहस्त्र यानी मैंने बताया वैसे 1000, दृग सुमन यानी पुष्प, और पुष्प से आंखों से देखने वाला। तो सहस्त्र दृग सुमन, सुमन यानी पुष्प, 1000, तो पुष्प की आंखों से 1000 पुष्प की आंखों से देखना। कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा? तो किसके लिए? जैसे हमने काव्य में देखा है कि जब ये पुष्प है वो वर्षा ऋतु में पर्वत की आंखें, नेत्र बन जाते हैं। जो पर्वत को ये कुदरती सौंदर्य देखना है तो वो फूलों को अपनी आंखें बना देगा, नेत्र बना देगा पुष्प से, और पुष्प से, हजारों पुष्पों से वो नज़ारा देखेगा, अपना प्रतिबिंब दर्पण तालाब में दिखेगा। तो इसलिए सहस्त्रदृग सुमन यानी कि इस पद का प्रयोग इस काव्य में किया है। पर्वत की आंखों के लिए यहाँ दृग सुमन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? तो कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ दिखाई है, क्योंकि जो पर्वत के नीचे तालाब होता है उसमें पानी होता है और वो पानी स्वच्छ और स्थिर होता है, इसलिए वो दर्पण जैसा दिख रहा है। इसलिए उसकी जो समानता है वो तालाब के पानी की समानता वो दर्पण के साथ बताई है। और क्यों बताई है? तो जैसे पर्वत है वो फूलों को अपनी आंखें बना देगा और फूलों से अपना प्रतिबिंब वो तालाब में दिखेगा। तो वो जो परिवर्तन होता है पर्वत का, वो प्रतिबिंब किसमें दिखेगा? तालाब में दिखेगा। तो तालाब को दर्पण बना के वो अपना प्रतिबिंब पर्वत खुद अपनी आंखों से, नेत्रों की आंख, सुमन पुष्प की आंखें बना के वो अपना प्रतिबिंब देखेगा। तो इसलिए यहाँ पे तालाब की समानता दर्पण के साथ बताई है, वो अपना परिवर्तन देखने के लिए, वर्षा ऋतु में कौन से परिवर्तन होता है वो देखने के लिए वो बताया गया है। नेक्स्ट, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं और किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? तो देखो यहाँ पे जो पर्वत पे तरुवर है, जो तरुवर है
वो ऊंचे ऊंचे वृक्ष उठकर हृदय से, पर्वत के हृदय से उठकर, यानी कि वो उनका उत्पत्ति पर्वत के हृदय से ही होती है, भू से ही होती है। तो इसे हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर इसलिए देख रहे हैं कि हम आकाश को कैसे छुए, कैसे उस आकाश को, नभ को छूने की तमन्ना है, पर्वत पर तरुवर है उनको, तो वो इसलिए देख रहे हैं और प्रतिबिंबित क्या कर रहे हैं कि कब हम ये शांत जो नीरव आकाश बैठा है उसको कब छू लेंगे और कैसे छुएंगे, इसके लिए वो शांत बैठे हैं आकाश को देखते हुए। नेक्स्ट, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों दस गए? जो साग, साल, नीम सभी जात के जो पर्वत पे पेड़ उगते हैं, तो उसमें यहाँ पे शाल के वृक्ष की बात बताई है। तो शाल का जो ये वृक्ष है एक प्रकार का, तो वो भयभीत होकर धरती में क्यों दस गए? तो पर्वत के ऊपर बादल इधर उधर घूम रहे थे। वर्षा ऋतु में बादलें आते हैं जाते हैं, तो वो बादलों से वर्षा होती है, तो इसलिए शाल के वृक्ष भयभीत क्यों हो गए? क्योंकि वो बादल इधर उधर हो रहे थे और एकदम से जोर से ये भू पर टूट पड़े, यानी पर्वत पे टूट पड़े, बारिश के रूप में टूट पड़े। तो इतनी जोर से बादल टूट पड़े, इसलिए वो जो शाल का वृक्ष था वो भयभीत होकर, जैसे कैसे गिरा, बारिश कैसे गिरी, जैसे पर्वत पे आक्रमण हुआ हो ना वर्षा का, वैसे गिर गई। और ऐसे आक्रमण के रूप में शाल का वृक्ष धरती पे था, वो डर गया एकदम से और भयभीत हो गया और फिर वो धरती में धंस गया हो ऐसा दिखने लगा है। तो वो वर्षा के आक्रमण की वजह से वो धरती में धंस गया। 7वां नंबर, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? तो झरने हैं वो पर्वत की महिमा का गान गा रहे हैं, पर्वत की महिमा का गान गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बारिश के रूप में पर्वत पे पड़ते हैं और पर्वत से वो अपना गान गुनगुनाते गुनगुनाते नीचे आते हैं। तो ये पर्वत का गान गा रहे हैं। और बहते हुए झरने को किसके साथ समानता की है? तुलना, यानी किसके साथ बताया, कैसे दिखते हैं झरने? वो खड़ खड़ करते झरने नीचे आते हैं अपनी संगीत सुनाते सुनाते, तो वो मोतियों के लड़ी की तरह दिखते हैं, जैसे मोती की श्रृंखला न चली आ रही हो ऐसे दिखते हैं झरने। तो इसकी तुलना मोतियों की लड़ी के साथ की है। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन के आंसर आप नोटबुक में लिखेंगे। अब आगे है कि पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। जैसे काव्य में हमने पंक्ति भाव बताया है वैसे ही वो लिखना है, पर कैसे लिखेंगे उसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे। फर्स्ट है टूट पड़ा भू पर अंबर। अब ये इसको लिखना है तो हम पहले कैसे स्टार्ट करेंगे? है टूट पड़ा भू पर अंबर। तो हम ऐसे लिखेंगे कि सुमित्रा नंद पंत ने बनाई हुई काव्य है पर्वत प्रदेश में पावस। उस काव्य में से ली गई ये पंक्ति है। तो इस पंक्ति में कवि ने क्या बताया है? तो इस पंक्ति में कवि ने हमें ये बताया है कि जैसे पर्वत के ऊपर बादल इधर उधर हो रहे थे और जैसे एकदम से बारिश के रूप में भू पर टूट पड़े, भूमि पर टूट पड़े, पर्वत पे टूट पड़े, अंबर से बादल भूमि पर टूट पड़े, तो जैसे आक्रमण सा हो गया हो वैसा सीन दिख रहा था। तो है टूट पड़ा भू पर अंबर, एकदम से सारे बादल घिर गए। तो जैसे वर्षा यानी कि अंबर से पृथ्वी पर्वत पे आक्रमण न हुआ हो ऐसा दिख रहा है, इसलिए ये बोल रहा है कि टूट पड़ा भू पर अंबर। कवि ने ऐसा कहा है। सेकंड नंबर की पंक्ति में कवि क्या बता रहे हैं? यो झलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो ये पंक्ति में कवि सुमित्रानंद पंत जी, तो ये पंक्ति हमारी पर्वत प्रदेश में पावस से ली गई है और इसमें सुमित्रानंद पंत जी ये बता रहे हैं कि जलद यानी बादल रूपी विमान है, यानी कि यान जो है वो इधर उधर घूम रहा था, ऊपर पर्वत पर बादल रूपी यान घूम रहा था। विचर यानी कि इधर उधर घूम रहा था इंद्र खेलता इंद्रजाल। ये इंद्र की इंद्रजाल मतलब मायावी इंद्र खेल रहा था अभी तो, और वैसे ही ये धरती पर बारिश के रूप में टूट पड़ा है, ये बताया गया है इन पंक्तियों में। लास्ट है गिरिवर के ओर से उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल
कुछ चिंता पर। तो सुमित्रानंदन पंत जी जो पंक्तियां हैं, जो पर्वत प्रदेश में पावस पे लास्ट पंक्तियां में बताया है कवि ने कि गिरि यानी कि पर्वत, तो गिरिवर यानी कि पर्वत की जो श्रृंखला है, तो उससे उर यानी कि हृदय से उठ कर उसके उर से क्या निकला है, तरुवर यानी कि पेड़ है। तो उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, अपनी आकांक्षा उच्च है। कैसे उच्च आकांक्षा है? नभ को छूने की आकांक्षा है। नभ जैसे शांत बैठा हुआ देख रहा है, सुंदर नजारा देख रहा है वर्षा ऋतु का, तो वो है झांक यानी कि देख रहा है नीरव नभ पर। तो ये नभ, नीरव नभ पर पेड़ शांत होकर देख रहे हैं कि कब हम आकाश को छू ले। अनिमेष कैसे दिख रहे हैं? तो अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अनिमेष यानी एक टक होके देख रहे हैं, जैसे आंख की पलकें झपकाए बिना देख रहे हैं, अटल और कुछ चिंता पर। कुछ चिंता में डूबे हो ना, वैसे तरुवर आकाश की ओर देख रहे हैं, इसलिए ये पंक्तियों में ऐसा बताया गया है। तो ये 2 क्वेश्चन हमें लिखने हैं नोटबुक में, ये नहीं लिखना आगे का। और ये शब्दार्थ थोड़े हम देख लें। शब्दार्थ और टिप्पणियाँ। पावस यानी कि वर्षा ऋतु, प्रकृति वेश यानी कि वर्षा ऋतु प्रकृति के परिवर्तन, वेश कैसे बदलती है। मेखलाकार यानी करधनी के आकार की पहाड़ की जो ढाल है वो। सहस्त्र यानी कि 1000, ध्रुग सुमन पुष्प रूपी आंखें, अवलोक यानी कि देखना, पुष्प को आंखों बना के पर्वत देखता है वह। महाकार यानी कि विशाल आकार, दर्पण आईना, तालाब को आईना बनाया है, आईना की उपमा दी है। मद यानी मस्ती, झांक यानी फैन, उर यानी हृदय, पर्वत की हृदय से निकले हुए तरुवर। आकांक्षा, उच्च आकांक्षा यानी ऊंचा उठने की आकांक्षा, पेड़ों को ऊंचा उठने की आकांक्षा है। तरुवर यानी पेड़। नीरव नभ, आकाश कैसा है? शांत है, अशांत आकाश देख रहा है। कैसे देख रहा है? अनिमेष यानी कि एक टक होके देख रहा है। आगे है चिंता पर यानी कि चिंतित है, चिंता में डूबा हुआ है। नभ, भूधर यानी कि पहाड़, पारद के पर पारे के समान धवल एवं चमकीले पंख। रव शेष यानी केवल आवाज का रहना, चारों ओर शांत निस्तब्ध वातावरण में केवल पानी के गिरने की आवाज आ रही है। बारिश गिरने के बाद झरने पहाड़ से नीचे आ रही है, तो बस एक पानी की ही आवाज आ रही है। सभय, भय के साथ। शाल एक वृक्ष है, जो बारिश की आक्रमण हुई और भय के साथ वो जमीन में धस गया हो, वैसे ये शाल का वृक्ष है। ताल तो तालाब। जलदयान, जो बादल रूपी विमान इधर उधर घूम रहे थे और एकदम से भूमि पर गिर पड़े। विचर यानी कि गुमनाद, जो बादल घूम रहे थे उसकी बात बताई है। इंद्रजाल, ये इंद्र की जादूगरी है। तो ये है हमारी एक्सरसाइज। तो हमें एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन लिखने हैं, जैसे मैंने समझाए उतने ही। ये फर्स्ट यानी से क ए ख आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ऐसे लिख लेना। थैंक यू।